एक आदमी जो लगभग कंगाल हो चुका था। उसका ढाबा खाली पड़ा रहता था, कर्ज बढ़ता जा रहा था और ऐसा लग रहा था कि कुछ ही दिनों में उसे दुकान बंद करनी पड़ेगी। फिर एक ठंडी, बारिश वाली शाम को उसने एक माँ और बेटी को अपनी दुकान के छज्जे के नीचे ठंड से ठिठुरते हुए देखा, जिनके पास न तो पैसे थे और न ही सिर छिपाने की कोई जगह। और उस आदमी ने ऐसा काम किया जिसकी कोई भी एक दिवालिया होने वाले व्यक्ति से उम्मीद नहीं कर सकता। लेकिन उसी पल से उन तीनों की जिंदगी एक हारा हुआ आदमी, एक अकेली माँ और एक बेचारी बच्ची एक ऐसे रास्ते पर मुड़ गई जिसकी किसी ने कल्पना भी नहीं की थी। यह एक सच्ची कहानी है जिसने लाखों लोगों को रुला दिया। मुंबई की बारिश ज्यादा तेज नहीं थी, लेकिन लगातार और ठंडी थी। पुरानी गली में छिपे छोटे से ढाबे की टिन की छत पर बूंदें टप टप गिर रही थीं। जहां दुकानों के बोर्ड का पेंट उखड़ चुका था और स्ट्रीट लाइट की रोशनी ऐसी टिमटिमा रही थी जैसे किसी जमाने में गुलजार रही इस गली की आखिरी सांसें हों। घर का स्वाद, यह सादा सा नाम, ठीक रमेश की तरह लकड़ी के फीके पड़ चुके दरवाजे पर खामोशी से लटका था, जो न जाने कितने सालों से बारिश और धूप सह रहा था। रमेश, 40 साल का, दुबला पतला, रसोई के धुएं और धूप से सांवली पड़ी त्वचा वाला, बची हुई मछली करी के पतीले के पास चुपचाप बैठा था। यह करी कभी उसकी दुकान की जान हुआ करती थी, जिसके लिए पुराने ग्राहक अपनी गाड़ी मोड़कर वापस आते थे। लेकिन अब यह ठंडे माहौल में बस एक ठंडा पतीला था, जिसे वह जानता था कि दिन के आखिर में फेंकना पड़ेगा। सामने द रॉयल तंदूर रेस्टोरेंट की रोशनी जगमगा रही थी। वहां से आ रहे संगीत और गिलासों के टकराने की आवाजें जैसे उसे चिढ़ा रही थीं। वह नया रेस्टोरेंट सबका ध्यान, सारे पैसे और उससे भी बुरा, सारी बातें अपनी ओर खींच रहा था। घर का स्वाद तो पुराना हो गया। सुना है रसोई में सफाई भी नहीं रहती। ये बातें हर बार रमेश के दिल में सुई की तरह चुभती थीं जब भी वह उन्हें सुनता। लेकिन वह कोई प्रतिक्रिया नहीं देता, बस खाना पकाता रहता, जैसे कि खाना ही उन टूटती हुई चीजों को ठीक कर सकता हो। उस रात ढाबा लगभग खाली था। एक कॉलेज की छात्रा जल्दी जल्दी पुलाव खा रही थी। एक ऑटो वाला ठंडी चाय के गिलास के पास ऊँघ रहा था। रमेश ने एक लंबी सांस ली और जल्दी समेटने का सोचा ही था कि उसकी नजर दुकान के छज्जे पर पड़ी। तंग छज्जे के नीचे एक औरत एक बच्ची को गोद में लिए ठंड से कांप रही थी। दोनों दीवार से सटे हुए थे, बारिश की बौछारों से बचने की कोशिश कर रहे थे। औरत लगभग 30 की रही होगी, दुबली पतली, फटे हुए कोट में। बच्ची करीब 7 साल की, एक पुराना घिसा हुआ बैग कसकर पकड़े हुए थी और भूख से उसका मुंह बिगाड़ रहा था। उनके हाथ में एक बासी रोटी का टुकड़ा था, जिसे उन्होंने आधा आधा बांटा था। एक दूसरे को देखकर जबरदस्ती मुस्कुराने की कोशिश कर रहे थे। रमेश कुछ सेकंड तक स्थिर बैठा रहा, फिर उठकर बाहर आया। उसकी चप्पलों की हल्की आवाज बारिश की बूंदों की तरह गूंज रही थी। बहन जी, उसकी आवाज थोड़ी भारी और खुरदरी थी। आप दोनों ने खाना खाया? औरत चौंक गई। उसकी आंखों में शक था। हम भीख नहीं मांग रहे साहब, उसने जल्दी से कहा। उसकी आवाज में कठोरता थी। बस बारिश से बचने के लिए खड़े हैं। रमेश ने सिर हिलाया और बच्ची की ओर देखा, जो अब दुकान के अंदर झोंक रही थी, जहां से रसोई का धुआं आ रहा था। अंदर मछली करी और सफेद चावल रखे थे। मैं इसे फेंकने ही वाला था, पर अफसोस हो रहा है। अगर आप दोनों को ऐतराज न हो। औरत झिझकी। उसने अपनी बेटी के कंधे को कसकर पकड़ लिया, जैसे उसकी रक्षा कर रही हो।
लेकिन बच्ची ने अचानक धीरे से कहा, माँ, अंदर से नानी के घर जैसी खुशबू आ रही है। बस एक वाक्य, लंबी बारिश के बीच एक छोटी सी बूंद। माँ ने सिर उठाकर उस अजनबी आदमी को देखा और कुछ नहीं कहा। रमेश ने धीरे से दरवाजा खोला। अंदर आ जाइए। वे अंदर आ गए। दुकान के अंदर का माहौल बहुत गर्म तो नहीं था, लेकिन बाहर से ज्यादा आरामदायक था। रमेश ने रसोई के पास एक छोटी मेज की ओर इशारा किया और खुद 2 कटोरों में करी और चावल परोसे, साथ में हरी मिर्च का अचार रखा। यह सादा था, लेकिन एक भूखे पेट को भरने के लिए काफी था। औरत ने झिझकते हुए धीरे से कहा, शुक्रिया भाई साहब, मेरा नाम आशा है और यह मेरी बेटी प्रिया है। रमेश ने सिर हिलाया। मैं रमेश हूं, इस ढाबे का मालिक। और फिर हौंसते हुए जोड़ा, और बावर्ची, सफाई वाला और दुकान बंद करने वाला भी मैं ही हूं। तीनों धीरे से हंस पड़े। दिन में पहली बार घर का स्वाद में हंसी गूंजी। जब प्रिया खा चुकी तो वह अपनी मां से लिपट गई और एक लंबी बेंच पर सो गई। रमेश अंदर से एक पुरानी चादर लाया और आशा को दी। अगर आज रात रुकने की कोई जगह नहीं है तो आप और बच्ची पीछे गोदाम में सो सकती हैं। वहां चटाई बिछाने की जगह है, यहां से ज्यादा गर्म रहेगा। आशा उसे घूरकर देखने लगी, कृतज्ञता से नहीं बल्कि शक से। कितनी बार उसने ऐसी झूठी हमदर्दी वाली आंखें और शर्तों के साथ मदद की पेशकश देखी थी, लेकिन रमेश की आंखों में सिर्फ ईमानदारी और थकान थी। आपको डर नहीं लगता कि मैं कोई चोर हूं? रमेश फीकी हंसी हंसा। मेरे पास खोने के लिए अब कुछ बचा भी नहीं है। खाना बचा हुआ है, गोदाम खाली है। मुझे बस कोई ऐसा चाहिए जो हंगामा न करे। इतना ही काफी है। आशा ने धीरे से सिर हिलाया, कुछ और नहीं कहा। रमेश उसे पीछे गोदाम में ले गया, एक चटाई और एक छोटी टॉर्च दी, और फिर रसोई में लौट आया। दुकान का दरवाजा बंद करने से पहले वह थोड़ी देर बाहर देखता रहा। सामने द रॉयल तंदूर अभी भी रोशन था। हंसी और संगीत की आवाजें आ रही थीं। 10 साल पहले उसी जगह पर रमेश नाम का एक आदमी सहायक बावर्ची का काम करता था, जिसने उस बड़ी रसोई में अपनी जगह बनाने की बहुत कोशिश की, लेकिन उसे सिर्फ इसलिए निकाल दिया गया क्योंकि वह चापलूसी करना नहीं जानता था। और अब वह यहां इस पुराने ढाबे में एक ठंडी मछली करी और 2 अजनबियों के साथ खड़ा था, जो शून्य से अपनी जिंदगी फिर से शुरू करने की कोशिश कर रहे थे। और अजीब बात थी, महीनों बाद पहली बार उसका दिल पूरी तरह से खाली नहीं था। प्रिया की सांसों की धीमी आवाज, ट्यूबलाइट का टिमटिमाना, बाहर केले के सूखे पत्तों पर बारिश की महक, सब कुछ मिलकर रमेश के दिल में कुछ ऐसा जगा रहा था जिसे वह बहुत पहले खो चुका था। उसने पर्दा गिराया, बत्ती बंद की। बारिश अभी भी गिर रही थी, लेकिन आज करी फेंकी नहीं गई। और कहीं बारिश के बीच कुछ नया चुपचाप अंकुरित हो रहा था। उस छोटी सी गली में सुबह हमेशा धीरे धीरे शुरू होती थी, जब सूरज की रोशनी घने पेड़ों और उलझे हुए बिजली के तारों से छनकर नहीं आ पाती थी। घर का स्वाद 2 किराने की दुकानों के बीच चुपचाप खुलता था। उसकी पीली ट्यूबलाइट की रोशनी ही हर सुबह उस मोहल्ले में जिंदगी का पहला संकेत होती थी। रमेश ने रोज की तरह दुकान खोली। उसकी चप्पलें फीके पड़ चुके फर्श पर धीरे धीरे घिस रही थीं। सुबह के सन्नाटे में ताले की खटक की आवाज साफ सुनाई दे रही थी। उसने जम्हाई ली और अंगड़ाई ली। पिछली रात वह सो नहीं पाया था, पीठ दर्द या लगातार बारिश की वजह से नहीं, बल्कि गोदाम में अपने बच्चे को गोद में लिए सो रही औरत की तस्वीर उसके दिमाग में घूम रही थी। उसे नहीं पता क्यों, बस उसे लगा कि उसे ऐसा करना चाहिए।
बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि जब आपको किनारे पर धकेल दिया जाता है और कोई आपकी मदद के लिए हाथ नहीं बढ़ाता तो कैसा महसूस होता है। दुकान में घुसते ही रमेश रुक गया। माहौल कल से बिल्कुल अलग था। जो मेजें हमेशा टेढ़ी मेढ़ी रहती थीं, वे करीने से लगी हुई थीं। मेज की सतह नींबू पानी की महक से चमक रही थी। फर्श से पुराने तेल के दाग साफ कर दिए गए थे। मसालों के डिब्बे करीने से रखे थे। नमक, चीनी, सॉस, कुछ भी बिखरा नहीं था। दीवार पर लगी उसकी मां की पुरानी तस्वीर से भी धूल साफ हो चुकी थी। उसने सिर उठाकर चारों ओर देखा। यह कोई सपना नहीं था। यह किसी औरत का काम था। एक सलीकेदार, अनुभवी और अनुशासित हाथ, जो बस नाम के लिए सफाई नहीं करता। तभी गोदाम का दरवाजा खुला। आशा अपने पुराने घिसे हुए कपड़ों में बाहर निकली। उसके बाल करीने से बंधे हुए थे। हाथ में एक छोटी झाड़ू और कचरे का एक थैला था जिसे उसने ध्यान से बांध रखा था। नमस्ते भाई साहब, उसने धीरे से कहा। उसकी नजरें न तो शर्मा रही थीं और न ही चापलूसी कर रही थीं, बस विनम्र और सहज थीं। रमेश ने भौहें सिकोड़ी दुकान की ओर इशारा करते हुए पूछा, यह सब आपने सुबह सुबह किया? जी, आशा ने सिर हिलाया। बच्ची को सुलाने के लिए जगह साफ करनी जरूरी थी, तो साथ में यह भी कर दिया। यह करने की जरूरत नहीं थी। मैंने आपको सफाई के बदले में यहां रहने के लिए नहीं कहा। आपने मजबूर नहीं किया। उसने कचरे का थैला नीचे रखते हुए जवाब दिया। लेकिन मैं मुफ्त में भी नहीं रह सकती। यह जगह घर की रसोई जैसी लगती है। इसे गंदा रखना ठीक नहीं। रमेश कुछ देर चुप रहा। फिर उसने स्टोव जलाया और कल रात का बचा हुआ सूप गर्म करने के लिए निकाला। आशा उसे देखती रही, फिर धीरे धीरे रसोई के पीछे वाले हिस्से में चली गई। उसकी आंखों ने एक नजर में सब कुछ देख लिया और उसके हाथ अपने आप दराज खींचकर चाकू खोजने लगे। उसने एक टूटा हुआ चाकू उठाया, उसे परखा और फिर खुद ही उसे पत्थर पर तेज करने लगी। उसके हाथ इतनी सफाई और तेज से चल रहे थे कि कोई आवाज नहीं हुई। रमेश सूप के पास खड़ा उसे देख रहा था। क्या आप बावर्ची का काम करती थीं? एक जमाना था, आशा ने बिना मुड़े जवाब दिया। बहुत पहले। कहाँ? देसी ढाबा में, उसने संक्षिप्त उत्तर दिया। रमेश चौंक गया। देसी ढाबा, वह जगह जिसे कभी मिशेलिन स्टार मिला था। उसने और कुछ नहीं पूछा, लेकिन उसका दिमाग उलझ गया। रमेश हमेशा एक बावर्ची की समझ पर भरोसा करता था। एक पेशेवर बावर्ची चाहे कितना भी छिपाए, उसके चाकू चुनने का तरीका, काउंटर के पास खड़े होने का अंदाज और सूप चखने का तरीका उसकी पहचान बता देता है। और आशा ने सिर्फ खाना नहीं पकाया था, उसके पास कौशल, बारीकी और अनुशासन था, ऐसी चीजें जो जल्दी नहीं सीखी जा सकती। लेकिन उसके जैसी औरत अपनी बेटी को लेकर मुंबई की सड़कों पर क्यों भटक रही थी, जहां बिना किसी सहारे के टिकना नामुमकिन है? कब तक रुकने का इरादा है? रमेश ने तवे पर अंडे तोड़ते हुए पूछा। तेल की छंछनाहट गूंज उठी। आशा ने अपने हाथ पोंछे और एक कोने में बैठकर प्याज छीलने लगी। अभी पता नहीं। अगर आप रहने देंगे तो कुछ दिन रहूंगी, नहीं तो चली जाऊंगी। रमेश ने उसे घूर कर देखा। मैं कोई बहुत अच्छा आदमी नहीं हूं। मैं मदद कर रहा हूं क्योंकि मैं जानता हूं कि कुचले जाने का एहसास कैसा होता है। लेकिन आपको समझना होगा, मेरे पास बांटने के लिए बहुत कुछ नहीं है। आपके पास यह रसोई है। आशा ने धीरे से लेकिन दृढ़ता से कहा, रसोई दुनिया की सबसे दुर्लभ चीज है। इसलिए नहीं कि इसे खरीदना मुश्किल है, बल्कि इसलिए कि इसे चलाने वाले को यह विश्वास होना चाहिए कि उसके पास अभी भी पकाने के लिए कुछ है। रमेश हैरान रह गया। यह बात उसकी मां की तरह थी, जो कहती थी,
चूल्हा तभी जलता है जब जलाने वाला जीना चाहता है। सुबह एक अजीब लेकिन सुखद माहौल में गुजरी। एक दो पुराने ग्राहक आए। उन्होंने दुकान को ज्यादा साफ सुथरा देखकर तारीफ भी की। आज कुछ अलग लग रहा है। रमेश बस मुस्कुरा दिया, कोई सफाई नहीं दी। दोपहर में आशा ने एक सादा व्यंजन बनाने का सुझाव दिया, नींबू मुर्ग। मैंने फ्रिज में चिकन देखा, ऐसे रखने से खराब हो जाएगा। रमेश झिझका। जब से उसका पुराना बावर्ची कुछ रेसिपी लेकर भाग गया था, उसने किसी को मुख्य रसोई में हाथ नहीं लगाने दिया था। लेकिन फिर उसने धीरे धीरे सिर हिला दिया। आशा रसोई में गई, अपने हाथ अच्छी तरह धोए और मसालों को क्रम में रखा। उसने चिकन के टुकड़ों को अच्छी तरह धोया, उन्हें जोड़ों से काटा और बिना चम्मच के अंदाजे से मसाले मिलाए इतने सटीक और संतुलित की हैरानी हो। जब चिकन का पतीला उबलने लगा तो अदरक, लहसुन और नींबू की पत्तियों की महक पूरी दुकान में फैल गई। एक बूढ़े आदमी ने खुशबू सूंघकर अंदर आकर पूछा, बेटा, थाली मिलेगी क्या? रमेश ने सिर हिलाया। आज एक नई चीज बनी है, चखेंगे क्या? बूढ़े आदमी ने बैठकर धीरे धीरे खाया। तीसरे टुकड़े के बाद उन्होंने अपनी चम्मच नीचे रखी और दूर देखने लगे। इसकी महक मेरी मां के बनाए खाने जैसी है, जब मैं स्कूल जाता था, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भर्रा गई थी। यह चिकन करी कोई बहुत खास नहीं है, लेकिन इसे खाते ही घर की याद आ जाती है। आशा पीछे खड़ी सब सुन रही थी, लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, बस चुपचाप बर्तन धोने लगी। शाम को रमेश ने रसोई साफ की। आशा गोदाम में प्रिया के साथ सो रही थी। वह गुजरा तो देखा कि मां बेटी ढलती धूप में एक दूसरे से लिपटकर सो रहे थे। पुरानी चादर एक कोने से फटी हुई थी, लेकिन प्रिया गहरी नींद में थी। उसके होठों पर मुस्कान थी। रमेश बाहर आया। उसने अपनी छोटी सी दुकान को देखा, जो अब ज्यादा साफ, ज्यादा सुगंधित और ज्यादा बूंद थी। उसे अचानक लगा कि दुकान इसलिए नहीं बदली कि कोई मदद करने आया है, बल्कि इसलिए कि सालों बाद पहली बार किसी ने उसकी रसोई में अपना दिल लगाया है। जैसे उसे विश्वास हो कि यहां से फिर से शुरुआत हो सकती है। और शायद वह भी अब इस पर विश्वास करने लगा था। धूप आज बाकी दिनों से जल्दी निकल आई थी। घर का स्वाद के खुले शीशे से छनकर, लकड़ी की हर दरार में घुसकर, उस जाने पहचाने लेकिन अब कुछ बदले हुए माहौल को जगा रही थी। आज आशा और प्रिया को यहां रहते हुए तीसरा दिन था। रमेश को लगा कि समय अजीब तरह से तेजी से बीत रहा है। पहले कुछ सुबहें ऐसी भी थीं जब वह 1 घंटे तक सूप के पतीले को देखता रहता था और एक भी ग्राहक अंदर नहीं आता था। लेकिन इन 3 दिनों में दुकान में एक नई जान आ गई थी। रसोई में अब पुराने जमे हुए तेल की गंध नहीं थी, बल्कि अच्छी तरह से पके हुए सूप, मसालों में लिपटी मछली और चाकू छुरी की खटखट की आवाज थी। जैसे एक रसोई की धड़कन फिर से शुरू हो गई हो। आशा ज्यादा बात नहीं करती थी। वह ऐसे काम करती थी जैसे उसने कभी रसोई छोड़ी ही न हो। उसके हाथ तेज, आंखें पारखी और कभी कभी वह थोड़ी सख्त भी हो जाती थी। रमेश ने देखा कि कैसे वह चुपचाप उन मसालों के डिब्बों को फिर से व्यवस्थित करती थी जिन्हें वह अक्सर बेतरतीब छोड़ देता था, या कैसे वह पालक को उबालने से पहले ध्यान से जांचती थी कि वह ताज़ा है या नहीं। उसे आलोचना महसूस नहीं हुई, बस थोड़ी झिझक हुई, जैसे कि यह रसोई अब पूरी तरह से सिर्फ उसकी नहीं रही। आज रविवार था, जिस दिन आमतौर पर ज्यादा ग्राहक आते थे, खासकर वे लोग जो अपने गांव से शहर लौटते थे और पुराने जायके को याद करते थे। रमेश केकड़े और पालक का सूप बनाने ही वाला था कि आशा पास से गुजरी
उसने पतीले में झांका और धीरे से कहा, क्या मैं आज एक चीज बनाकर देखूं? सिर्फ आज के लिए। रमेश मुड़ा और उसकी आंखों में सीधे देखा। तुम क्या बनाना चाहती हो? नींबू मुर्ग। जब मैं बावर्ची थी तो मैंने यह व्यंजन मध्य भारत के एक समूह को परोसा था। उन्होंने कहा था कि इसमें घर के खाने जैसी महक है। वह झिझका। आशा ने उसकी आंखों में हिचकिचाहट देखी और धीरे से कहा, आप केकड़े का सूप बनाइए, मैं यह अलग से बना लूंगी। अगर ग्राहक नहीं खाएंगे तो मैं और प्रिया खा लेंगे। रमेश ने आशा को कुछ और सेकंड देखा और फिर सिर हिला दिया। तुम्हें पता है मसाले कहाँ रखे हैं? आशा ने और कुछ नहीं कहा। अपनी आस्तीनें चढ़ाईं, हाथ धोए और सामग्री तैयार करने लगी। उसने टोकरी से ताजे चिकन के टुकड़े निकाले, उन पर हल्के कट लगाए और फिर उन्हें नमक और पिसी हुई अदरक के पानी से धोया। उसने प्याज को पतले स्लाइस में काटा, लहसुन को बारीक किया और नींबू की पत्तियों को पतले धागों में काटा। रमेश अपने सूप के पास खड़ा था, लेकिन उसकी नजरें आशा पर थीं। आशा के हुनर पर कोई शक नहीं था। उसके हर काम में उस व्यक्ति की दृढ़ता थी जिसने अपनी पूरी जिंदगी चम्मच पकड़ी हो। जब आशा ने मिट्टी के बर्तन में चिकन डाला, मछली की चटनी, काली मिर्च डाली और ऊपर से नींबू की पत्तियों से ढक दिया, तो पूरी दुकान जैसे जाग उठी। ग्राहकों के बिना भी सिर्फ उस महक ने रमेश के पेट में भूख जगा दी। ठीक 11 बजे ग्राहक आने लगे। एक अधेड़ उम्र का आदमी अंदर आया, जिसकी शर्ट पैंट में थी। वह पास के किसी दफ्तर का कर्मचारी लग रहा था। उसने बाहर लटके हाथ से लिखे मेन्यू को देखा। आज कुछ नया है क्या? रमेश ने सिर हिलाया। नींबू मुर्ग, घर का बना है, चखेंगे क्या? चाचा। वह आदमी हंसा। बहुत दिन हो गए किसी को घर का बना कहते हुए सुने। एक प्लेट लगा दो। 15 मिनट से भी कम समय में दूसरा ग्राहक आया, फिर तीसरा, चौथा। कोई भी समूह में नहीं आया, लेकिन सब उस महक से खिंचे चले आए। एक सफेद बालों वाली बूढ़ी औरत अंदर आई। बैठते ही पूछा, यहां कौन पका रहा है? यह महक वैसी ही है जैसी मेरी मां बनाती थी। जब भी मौसम बदलता था, वह इसी तरह चिकन बनाती थी। रमेश ने आशा की ओर देखा। वह चुपचाप बर्तन धो रही थी। बूढ़ी औरत ने हर टुकड़ा खाया और फिर अपनी चम्मच नीचे रख दी। अपने कटोरे को ऐसे सहलाया जैसे कोई याद संजो रही हो। उन्होंने कहा, दशकों बाद मैंने किसी को इस तरह चिकन पकाते देखा है, जिसमें न तो ज्यादा मसाले हों, न ज्यादा नमक, न ही मीठा, बिल्कुल मेरी मां की तरह। आशा ने जवाब नहीं दिया, बस हल्की सी मुस्कान दी। रमेश ने उनके गिलास में और चाय डाली। उसने महसूस किया कि उसका दिल थोड़ा धीमा धड़क रहा है। इसलिए नहीं कि उन्होंने खाने की तारीफ की, बल्कि इसलिए कि वह जानता था कि लोग सिर्फ स्वाद के लिए तारीफ नहीं कर रहे थे, वे एक याद को फिर से छूने के लिए धन्यवाद दे रहे थे। उस दोपहर, लगभग 6 महीनों में पहली बार, घर का स्वाद में सारे चावल बिक गए। रमेश को एक नया पतीला चढ़ाना पड़ा। ग्राहकों ने गर्म सफेद चावल और थोड़ी सी चिकन की ग्रेवी के अलावा कुछ नहीं मांगा। एक युवा महिला अपने बच्चे को इलेक्ट्रिक साइकिल पर लेकर आई और कहा कि वह पास से गुजर रही थी और महक सुनकर चली आई। उसका बेटा जिद करने लगा कि यहां खाना है। 2 कॉलेज के छात्रों ने 2 प्लेट ऑर्डर की और अपनी मां को गांव में तस्वीर भेजी। दुकान के एक कोने में प्रिया एक अचार शीट पर कुछ बना रही थी जो उसने रमेश से मांगी थी। उसने एक रसोई बनाई थी जिसमें एक आदमी पतीला चला रहा था, एक औरत सब्जियां धो रही थी और एक मेज गर्म खाने से भरी हुई थी। तस्वीर के ऊपर उसने लिखा था, यह घर जैसा है। दिन के अंत में
जब सारे ग्राहक जा चुके थे, रमेश ने काउंटर साफ करते हुए एक छोटा कागज देखा जो नमक मिर्च के डिब्बे के नीचे रखा था। उस पर लिखा था, आज मुझे अपने किसी प्रियजन के स्वाद वाला भोजन कराने के लिए धन्यवाद। मेज नंबर 3 का ग्राहक। वह एक कुर्सी पर बैठ गया, थोड़ी देर चुप रहा। उसके हाथ मेज पर थे। आज उसकी हथेलियां ज्यादा गर्म थीं। मौसम की वजह से नहीं, बल्कि इसलिए कि इस रसोई में किसी और के हाथ ने जान फूंक दी थी। एक ऐसा हाथ जो टूट चुका था, लेकिन फिर भी खाना पकाने का हर चरण ऐसे याद था जैसे वह खुद को याद कर रहा हो। रमेश रसोई के पीछे गया और देखा कि आशा आखिरी कुछ बर्तन धो रही है। शुक्रिया, बहन जी, उसने बिना उसकी ओर देखे कहा। आशा ने सिर हिलाया। बहुत समय बाद मैंने यह बनाया। क्या आप कल कुछ और बना सकती हैं? रमेश ने लगभग फुसफुसाते हुए पूछा। मैं आलसी नहीं हूं, लेकिन लगता है कि आपका बनाया खाना लोगों को कुछ याद दिलाता है। आशा ने ऊपर देखा। क्या आप मुझसे यहां काम करने के लिए कह रहे हैं? रमेश ने धीरे से सिर हिलाया। मेरे पास कोई स्थायी कर्मचारी नहीं है। अगर आप यहां रहती हैं, तो मैं आपको कुछ पैसे दे सकता हूं। ज्यादा नहीं, लेकिन आप खुद पकाएंगी, रसोई संभालेंगी। समझ लीजिए आधा आधा। आशा थोड़ी देर चुप रही। उसकी आंखों में अब पहले दिन जैसा शक नहीं था, लेकिन फिर भी बहुत सावधानी थी। अंत में उसने धीरे से कहा, मैं रुकूंगी, लेकिन मुझे बावर्ची या कुछ और बुलाने की जरूरत नहीं है। मैं बस पकाना चाहती हूं। सबसे सामान्य तरीके से फिर से शुरू करना चाहती हूं। रमेश ने मुस्कुराकर सिर हिलाया। इस रसोई में सिर्फ सच्चे दिल वाला ही ऐसा खाना बना सकता है। और सामान्य, कोई भी आपके जैसा खाना बनाकर उसे सामान्य नहीं कह सकता। आशा ने जवाब नहीं दिया, लेकिन उसके होंठों के कोने हल्के से ऊपर उठ गए। रसोई के काउंटर पर आखिरी बर्तन धोने वाले पानी से हल्का धुआं उठ रहा था, और बाहर शाम की आखिरी धूप की किरणें अभी भी दरवाजे की दरार से छन रही थीं। पुराने बोर्ड पर घर का स्वाद शब्द को रोशन कर रही थीं, जैसे कि उस नाम में अभी अभी एक नई गर्माहट फूंकी गई हो। हफ्ते की शुरुआत में एक शाम फिर से बारिश हुई। उस तरह की लगातार और धीमी बारिश नहीं, जैसी उस दिन थी जब रमेश आशा से मिला था, बल्कि एक तेज बौछार जो अपने साथ सूखे पत्ते, सड़क की धूल और दोपहर की उमस भरी हवा ले आई थी। घर का स्वाद को बिजली जाने के कारण सामान्य से जल्दी बंद करना पड़ा। चार्जर लैंप की धुंधली रोशनी ग्राहकों की सेवा के लिए पर्याप्त नहीं थी। रसोई के अंदर आशा मसालों के डिब्बे पोंछ रही थी जब प्रिया अंदर दौड़ी, हाथ में एक पतली कॉमिक बुक लेकर चिल्लाई, माँ, आज मैंने यह पूरी पढ़ ली। यह कहानी बहुत मजेदार है। रमेश शाम के भोजन के लिए कुछ मछली के टुकड़े कोयले पर भून रहा था। यह सुनकर हौंस पड़ा। यह कहानी मैंने बचपन में खरीदी थी और अब तक रखी है। सोचा नहीं था कि कोई इसे आगे पढ़ेगा। प्रिया उसके पास बैठकर मासूमियत से पूछने लगी, क्या आप भी बचपन में उदास होने पर कहानियां पढ़ते थे? रमेश ने सिर हिलाया। उसकी आंखें दूर देख रही थीं। उस समय मेरे माता पिता बहुत लड़ते थे। सिर्फ कहानियां ही मेरे दिमाग को शांत करती थीं। प्रिया ने समझदारी से सिर हिलाया और फिर मुस्कुराई। मुझे यहां बहुत अच्छा लगता है। जब माँ खाना बनाती हैं और रमेश चाचा भूनते हैं, तो ऐसा लगता है जैसे दावत हो। उस शाम का खाना सादा था। सफेद चावल, भुनी हुई मछली, झूठ मैलों का सूप और एक कटोरी मिर्च की चटनी। लेकिन तीनों ने खुशी खुशी खाया। हंसी की आवाज ऐसी गूंज रही थी जैसे उन्होंने बारिश के मौसम में एक छोटा सुरक्षित घर पा लिया हो। सब कुछ समेटने के बाद
रमेश दरवाजे की सीढ़ी पर बैठ गया। बाहर की घनी बारिश को देख रहा था। अचानक बारिश में एक परछाई दिखाई दी, जो चुपचाप दुकान को देख रही थी। रमेश ने आंखें सिकोड़ी। स्ट्रीट लाइट की रोशनी ने उसे एक जाना पहचाना, लेकिन अजीब चेहरा दिखाया। उस आदमी ने बारिश में भीगी हुई सफेद शर्ट पहनी थी, बाल बिखरे हुए थे, आंखें गहरी और गाल ऊंचे थे। उस पल रमेश को लगा जैसे समय रुक गया हो। विक्रम, वह फुसफुसाया और खड़ा हो गया। उस आदमी ने सिर हिलाया और छज्जे के नीचे आ गया। रमेश अभी भी हैरान था। विक्रम, उसका सबसे अच्छा दोस्त, जो कभी दे रॉयल तंदूर में उसका दाहिना हाथ था, जिस पर उसने इतना भरोसा किया कि अपनी मां से सीखी सारी रेसिपी और रहस्य उसे सौंप दिए। और वही आदमी था जिसने 3 साल पहले उसे धोखा दिया था, नए शेफ को रहस्य बेचकर किचन मैनेजर का पद हासिल कर लिया था। बहुत दिन हो गए, विक्रम ने कहा। उसकी आवाज भारी थी। तुम ठीक हो? रमेश ने अपना गुस्सा दबाया। मैंने सोचा था कि तुम गोवा में रेस्टोरेंट खोल रहे हो। विक्रम ने जमीन की ओर देखा। उसकी आवाज लड़खड़ा गई। बंद हो गया। महामारी आई और धीरे धीरे सब खत्म हो गया। अब मैं यहां वापस आ गया हूं क्योंकि मेरे पास सोने के लिए कोई जगह नहीं है। रमेश चुप रहा। उसकी मुट्ठियां भिंच गईं। पुरानी यादें चाकू की तरह सीने में चुभ रही थीं। जिस दिन उसे बिना किसी पूर्व सूचना के एक बैठक में डी रॉयल तंदूर से निकाल दिया गया था। जब उसने विक्रम को शेफ के पीछे खड़े देखा, जो सीधे उसकी आंखों में देखने की हिम्मत नहीं कर रहा था, और उसका आखिरी संक्षिप्त संदेश, मुझे माफ कर दो, मुझे भी नहीं पता था कि सब कुछ ऐसा हो जाएगा। विक्रम चुपचाप खड़ा रहा। बारिश का पानी फर्श पर टपक रहा था। उसने अपने बैग से एक कपड़े की थैली निकाली, जिसके अंदर एक रसोई का चाकू था, जिसका हैंडल पुराना और ब्लेड घिसा हुआ था। क्या तुम्हें यह याद है? विक्रम ने चाकू मेज पर रखा। यह वही चाकू है जो तुमने मुझे तब दिया था जब मैंने काम शुरू किया था। तुमने कहा था कि अच्छा चाकू हो तभी बावर्ची हिम्मत से काट सकता है। रमेश ने चाकू को देखा। उसके गले में एक गांठ सी महसूस हुई। विक्रम ने एक लंबी सांस ली। मैं यहां माफी मांगने नहीं आया हूं। मेरे पास बस जाने के लिए कोई और जगह नहीं है। कुछ दिनों से मैं दादर बस स्टैंड पर सो रहा था। किसी ने बताया कि तुम्हारी दुकान अभी भी है। मुझे खुशी हुई कि कम से कम तुमने एक चीज बचा ली। रमेश मुड़ गया। मैंने इसे बचाया है, लेकिन तुम्हारी वजह से नहीं। एक भारी खामोशी छा गई। बारिश अभी भी हो रही थी। पीछे आशा दरवाजे के फ्रेम से टेक लगाकर सब कुछ सुन रही थी। विक्रम ने आश्चर्य से आशा की ओर देखा। अब आशा ने धीरे से सिर हिलाया। मैं यहां नई हूं, रसोई में मदद करती हूं। विक्रम ने भौहें सिकोड़ी। उसकी आंखों में थोड़ा शक था। फिर उसकी नजर लंबी बेंच पर सो रही प्रिया पर पड़ी। क्या आप मुझे कोई काम दे सकते हैं? चाहे वह रसोई साफ करना हो या बर्तन धोना। मुझे पैसे नहीं चाहिए, बस इस बारिश के मौसम में एक छत चाहिए। रमेश ने जवाब नहीं दिया। उसने मेज पर रखे चाकू और अपने पुराने दोस्त के थके हुए, भीगे और अब बिना किसी घमंड वाले चेहरे को देखा। अंत में उसने धीरे धीरे कहा, मुझे रसोई साफ करने वाले की जरूरत नहीं है, लेकिन मुझे सुबह के लिए सब्जियां धोने वाले की जरूरत है। विक्रम ने सिर उठाया। उसकी आंखों में चमक थी। तुम मान गए? अभी माफ नहीं किया है, रमेश ने ठंडे स्वर में कहा। बस यह रसोई इतनी बड़ी नहीं है कि इसमें और नफरत रखी जा सके। विक्रम ने सिर झुका लिया। मैं समझता हूं। उस रात उसे गोदाम में आशा और उसकी बेटी के सामने सोने की जगह दी गई। किसी ने कुछ नहीं कहा। बस बारिश की आवाज समय की धुन की तरह सुनाई दे रही थी, जो सारे दर्द को धो रही थी।
अगली सुबह जब पहली किरण दरवाजे से छनकर आई, विक्रम जल्दी उठ चुका था। वह सावधानी से सब्जियां धो रहा था, हर चॉपिंग बोर्ड को पोंछ रहा था और अपने पुराने तेज किए हुए चाकू से हर गाजर को छील रहा था। आशा थोड़ी देर उसे देखती रही और फिर बोली, आप एक अच्छे बावर्ची थे। 3 साल पहले। रसोई को सालों में नहीं गिना जाता, इसे उन हाथों से गिना जाता है जो अभी भी आग जलाए रखना चाहते हैं। विक्रम धीरे से हंसा। मैं उम्मीद करता हूं कि मेरे पास अभी भी दोनों हाथ हैं। इस बीच रमेश दूर खड़ा था, दखल नहीं दे रहा था, लेकिन अपने दिल की गहराई में वह जानता था कि अतीत का एक हिस्सा लौट आया है और उसका सामना करना होगा। इसे टाला नहीं जा सकता, मिटाया नहीं जा सकता, लेकिन इसे फिर से शुरू किया जा सकता है। और छोटा सा घर का स्वाद ढाबा। सालों बाद पहली बार 3 लोगों को एक साथ आग जलाने वाला था। भले ही हर कोई अपने साथ घाव लेकर आया हो, लेकिन वे सभी फिर से शुरू करना सीख रहे थे। उबलते हुए सूप के पतीले के पास, नींबू मुर्ग के व्यंजन के पास और एक दूसरे के पास। पहली सुबह जब रसोई में तीनों लोग थे, तो घर का स्वाद का माहौल अजीब और कसा हुआ था। आशा करी तैयार कर रही थी और विक्रम, जो कभी एक लग्जरी रेस्टोरेंट का डिप्टी शेफ था, चुपचाप सब्जियां धो रहा था। किसी ने किसी को आदेश नहीं दिया, लेकिन काम का बंटवारा एक संगीत की तरह था। हर कोई बिना कुछ कहे अपनी लय में घुल गया था। रमेश विक्रम से बात नहीं कर रहा था, वह दूरी बनाए हुए था। ज्यादा देर तक उसकी तरफ नहीं देख रहा था, लेकिन चुपचाप उस पर नजर रख रहा था। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी, बस अपने काम पर ध्यान केंद्रित किया। हर ट्रे को साफ किया, हर पालक के गुच्छे को धोया और इतनी सफाई से काटा कि कोई भी हिस्सा बर्बाद न हो। आशा ही अकेली थी जो बात कर रही थी, लेकिन उसकी और विक्रम की बातचीत भी सिर्फ रसोई के इर्द गिर्द घूमती थी। चटनी को धीमी आंच पर पकाना चाहिए। धनिया पत्ती को गैस बंद करने के बाद डालने से ज्यादा खुशबू आती है। यह चाकू टेढ़ा हो गया है, मैं इसे ठीक कर देता हूं। माहौल ठंडा, लेकिन स्वाभाविक था, जैसे कि वे दोनों समझते थे कि हर किसी का अतीत धूल की परतों से ढका होता है। धीरे से पोंछने पर साफ हो जाता है, लेकिन ज्यादा रगड़ने पर खरोंच आ जाती है। रमेश ने सोचा था कि बस विक्रम का चेहरा न देखने से सब ठीक हो जाएगा, लेकिन विक्रम की मौजूदगी ने उसे और बेचैन कर दिया था। कभी सूप में नमक डालते समय उसे अचानक याद आता कि कैसे विक्रम उसके हाथ को ठीक करता था जब वह कम नमक डालता था। कभी जब आशा रसोई से गुजरती और विक्रम पीछे हट जाता, तो उसे अपने पुराने दोस्त की आंखों की याद आ जाती, जब उन्होंने साथ में काम शुरू किया था, जो भरोसे और उम्मीद से भरी थीं। ये सारी बातें जिन्हें वह भूलना चाहता था, रसोई के धुएं की तरह बार बार लौटकर आ रही थीं, जो कपड़ों पर चिपक जाती है। उस शाम कई दिनों की बारिश के बाद मौसम साफ था। ग्राहक ज्यादा थे। दूर से कुछ छात्रों का एक समूह आया और बड़ी मात्रा में खाना ऑर्डर किया। किसी ने एक वीडियो बनाकर सोशल मीडिया पर डाल दिया और तारीफ की कि दुकान छोटी है, लेकिन स्वाद घर जैसा है। रमेश सेवा करने में व्यस्त था। विक्रम एक एक ट्रे लेकर जा रहा था। आशा रसोई संभाल रही थी। सब कुछ सुचारू रूप से चल रहा था। जैसा कि आशा ने कहा था, एक जीवित रसोई वही होती है जहां कोई भी आग को बीच में बुझने नहीं देता, लेकिन तूफान को आने से पहले चेतावनी देने की जरूरत नहीं होती। वह एक संदेश से आया। जब रमेश बाहर एक मेज साफ कर रहा था, तो उसका फोन बजा। एक अनजान नंबर से संदेश आया था, जिसमें सिर्फ इतना लिखा था, सावधान रहना, वह आदमी उतना पछता नहीं रहा है
जितना तुम सोच रहे हो। रमेश ने भौहें सिकोड़ी। वह शक नहीं करना चाहता था, लेकिन उसकी अंतरात्मा कह रही थी, कुछ गड़बड़ है। उसने रसोई के अंदर देखा। विक्रम चाकू पोंछ रहा था, धीमी और शांत गति से। कुछ भी संदिग्ध नहीं था, लेकिन यही शांति रमेश को असहज कर रही थी। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिल में एक दरार आ गई थी। अगले दिन दुकान अभी भी भरी हुई थी। नींबू मुर्ग की खबर स्थानीय फेसबुक ग्रुपों में तेजी से फैल गई थी। किसी ने मजाक में कहा, दुकान छोटी है लेकिन जैसे गली में छिपा हुआ मिशेलिन स्टार हो। रमेश जानता था कि यह आशा की वजह से है, जो सादगी से खाना बनाती थी, लेकिन हर चम्मच ऐसे डालती थी जैसे वह पतीले में यादें डाल रही हो। दोपहर में आशा ने प्रिया को टीका लगवाने के लिए जल्दी छुट्टी ले ली। विक्रम रमेश के साथ सफाई में मदद करने के लिए रुक गया। जब सिर्फ वे दोनों थे, तो माहौल अचानक भारी हो गया। रमेश कुछ देर झिझका और फिर बोला, मैंने तुमसे कुछ दिनों से कुछ नहीं पूछा, लेकिन अब मुझे जानना है कि तुम वापस क्यों आए हो। विक्रम ने हाथ रोका, ऊपर देखा। उसकी आंखें नहीं झुकीं। मैं वापस आया क्योंकि मेरे पास और कुछ नहीं है। मैंने सब कुछ खो दिया और मैं अपनी गलती सुधारना चाहता हूं। तुम्हारी गलती सिर्फ माफी मांगने से खत्म नहीं हो जाती। रमेश ने अपनी मुट्ठी भींच ली। तुमने सिर्फ मुझे धोखा नहीं दिया, तुमने उन सालों को भी धोखा दिया जो हमने द रॉयल तंदूर को बनाने में लगाए थे। तुमने सारी रेसिपी, भाइयों के बीच का वादा, सब कुछ कचरे में फेंक दिया, सिर्फ एक बेकार के पद के लिए। विक्रम ने बिना विरोध के सिर हिलाया। मैं जानता हूं, और मैं हर दिन उस अपराध के साथ जीता हूं। रमेश चुप हो गया। बाहर अचानक बारिश की बूंदों ने माहौल को शांत कर दिया। उसने अपनी आवाज धीमी की, तुमने अभी भी मेरा दिया हुआ चाकू रखा है। तुम्हें अभी भी सब्जियां काटना याद है। तुम्हें अभी भी पता है कि चटनी को कैसे जलने से बचाना है। तो उस समय तुम अपनी जमीर क्यों नहीं बचा पाए? विक्रम रुक गया, क्योंकि मैं कमजोर था, क्योंकि मुझे लगा कि अगर मैं आगे नहीं बढ़ा तो मैं हमेशा तुम्हारी परछाई बना रहूंगा। मैं गलत था क्योंकि मैं बहुत स्वार्थी था। मुझे लगा कि मैं बेहतर हूं, मैं ज्यादा हकदार हूं। लेकिन असल में मैं तुमसे सिर्फ एक ही चीज में बेहतर था, अपनी हर कीमती चीज को नष्ट करने की क्षमता में। रमेश ने और कुछ नहीं कहा। वह भारी मन से अंदर चला गया। उस समय उसे नहीं पता था कि एक बार फिर उसके विश्वास की परीक्षा होने वाली है। इस बार सिर्फ अतीत से नहीं, बल्कि वर्तमान से। देर रात गोदाम की सफाई करते समय रमेश ने पाया कि आरक्षित सामग्री का एक डिब्बा खुला हुआ है। मालाबार काली मिर्च, सांभर नमक और कुछ आयातित सूखे मशरूम जैसी कुछ विशेष सामग्रियां गायब थीं। उसने रसीदें फिर से जांचीं। किसी ने भी इन सामग्रियों का उपयोग करने वाला कोई व्यंजन ऑर्डर नहीं किया था। आज रमेश की रीढ़ में एक ठंडक दौड़ गई। उसे यह जानने के लिए कैमरा देखने की जरूरत नहीं थी कि क्या हुआ है। अगली सुबह दुकान खुलने से पहले उसने आशा और विक्रम दोनों को बुलाया। गोदाम से सामान चोरी हो गया है, दुर्लभ सामग्रियां। रमेश ने सीधे कहा, मेरे अलावा सिर्फ तुम दोनों के पास चाबी है। विक्रम ने कोई प्रतिक्रिया नहीं दी। आशा ने भौहें सिकोड़ी। आपको क्या लगता है यह किसने किया? विक्रम ने शांत स्वर में पूछा। मैं सोच नहीं रहा हूं, मैं बस इतना जानता हूं कि अगर यह दोबारा हुआ तो मैं दुकान बंद कर दूंगा। आशा ने रमेश को देखा और फिर विक्रम की ओर मुड़ी। कल रात आप ही गोदाम की सफाई के लिए रुके थे। मैं पहले चली गई थी। विक्रम ने कुछ नहीं कहा, बस सिर झुका लिया। मैं समझता हूं, मैं चला जाऊंगा। रमेश ने भौहें सिकोड़ीं।
तुम मानते हो? नहीं, लेकिन मैं ऐसी जगह नहीं रहना चाहता जहां लोग मुझ पर विश्वास नहीं करते। आशा ने कहा, अगर तुमने सच में यह नहीं किया है, तो तुम रुककर साबित क्यों नहीं करते? चले जाना जिम्मेदारी लेना नहीं है, यह भागना है। विक्रम थोड़ी देर चुपचाप खड़ा रहा, फिर चुपचाप गोदाम में गया, अपना बैग खोला और सामग्री के अक्षुण्ण पैकेट मेज पर रख दिए। मैंने इन्हें बेचने के लिए नहीं लिया था, उसने कहा। मैं कुछ नए व्यंजन आजमाना चाहता था। मैं साबित करना चाहता था कि मेरे पास अभी भी हुनर है, कि मैं अभी भी रसोई में खड़े होने के लायक हूं। लेकिन मैं गलत था। मैंने अनुमति नहीं ली और मैंने फिर से सबको शक करने पर मजबूर कर दिया। रमेश चुप था। उसे नहीं पता था कि गुस्सा होना चाहिए, सहानुभूति रखनी चाहिए, या खुश होना चाहिए कि कम से कम विक्रम अब झूठ नहीं बोल रहा है। तुम्हें लगता है कि खाना सब कुछ ठीक कर सकता है? उसने पूछा। नहीं, विक्रम ने कहा, लेकिन मुझे विश्वास है कि अगर मैं हर छोटी चीज को शुरू से सही करूं, तो धीरे धीरे मुझे माफ किया जा सकता है। रमेश ने कुछ नहीं कहा। वह आगे बढ़ा और हर पैकेट को ध्यान से जांचने लगा। सब कुछ वैसा का वैसा था। अंत में उसने अपना हाथ मेज पर रखा। उसकी आवाज गहरी हो गई। अगली बार मुझसे पहले पूछना। यह रसोई ऐसी जगह नहीं है जहां कोई जो चाहे वो करे। लेकिन अगर तुम सच में फिर से शुरू करना चाहते हो, तो पहले व्यंजन से शुरू करो। विक्रम ने धीरे से सिर हिलाया। आशा ने दोनों आदमियों को देखकर राहत की सांस ली। बाहर सूरज बादलों से छन कर आ रहा था। उस छत के पंखे पर पड़ रहा था जिसने अब चरमराना बंद कर दिया था। और रसोई में 3 लोग, हर एक अपने घाव के साथ, एक साथ खाना पकाना और विश्वास को फिर से जगाना जारी रखे हुए थे। भले ही डगमगाते हुए, लेकिन सच्चाई के साथ। सामग्री चोरी होने की घटना के बाद घर का स्वाद का माहौल थोड़ा भारी हो गया। रमेश ने इस बारे में दोबारा बात नहीं की, लेकिन वह जानता था कि विश्वास सिर्फ एक माफी या सामान वापस करने से बहाल नहीं होता। विश्वास छोटी छोटी नियमित कार्रवाइयों से बनता है, जैसे सूप के पतीले के नीचे की आंच। अगर इसे बराबर न रखा जाए, तो उबलता हुआ पानी भी खराब हो जाता है। विक्रम नियमित रूप से काम पर आता रहा, हर ट्रे को चमकाता रहा, धैर्यपूर्वक सब्जियां छांटता और कचरा फेंकता रहा, और यहां तक कि सुबह जल्दी बाजार जाकर आशा को प्रिया के साथ होने वाली परेशानी से भी बचाता रहा। रमेश सब कुछ देख रहा था, लेकिन न तो तारीफ कर रहा था और न ही डांट रहा था। वह बस अपनी आंखों से और कभी-कभी एक संक्षिप्त सिर हिलाकर इसे स्वीकार कर रहा था। एक शनिवार की सुबह, जब दुकान में भीड़ बढ़ने लगी, एक अजनबी महिला दिखाई दी। उसने फूलों वाली पोशाक पहनी थी, बाल करीने से बनाए हुए थे, होंठों पर गहरी लाल लिपस्टिक थी, और उसकी ऊंची एड्डी की सैंडल दुकान के फर्श पर खट-खट की आवाज कर रही थीं। उसका चेहरा अच्छी तरह से मेकअप किया हुआ था, लेकिन उसमें एक ऐसे व्यक्ति की कठोरता भी थी जो दूसरों को नियंत्रित करने का आदी हो। उसने चारों ओर एक नजर डाली और फिर उसकी नजर आशा पर रुक गई, जो उस समय ग्राहकों के लिए कटोरे लगा रही थी। आशा, तुम ही हो? आशा वहीं जम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया, हाथ कांपने लगे जिससे कटोरा उसके हाथ से फिसल गया। शुक्र है कि वह टूटा नहीं। माँ, वह हकलाकर बोली। वह औरत आगे बढ़ी, ग्राहकों की नजरों की परवाह किए बिना, और आशा की आस्तीन पकड़कर उसे बाहर खींच लिया। तू एक आवारा की तरह भाग गई और अब इस गरीब गली के ढाबे में छिपी हुई है। मैंने तो सोचा था कि तू मर गई। रमेश तुरंत खड़ा हो गया। उसकी आवाज दृढ़ थी। आप मेरी दुकान में हंगामा नहीं कर सकती। उस औरत ने उसकी ओर आंखें सिकोड़कर देखा। तू कौन है?
इस दुकान का मालिक, तूने इसे यहां रखा है। क्या तुझे पता है कि यह अपने पति और बच्चे को छोड़कर भाग गई थी? आशा ने सिर झुका लिया, होंठ कसकर भींच लिए। विक्रम आगे बढ़ा, उस औरत को धीरे से आशा से दूर धकेला और शांत स्वर में कहा, आंटी जी, ग्राहक खा रहे हैं। आपको जो भी कहना है आराम से कहिए। कैसे ग्राहक? तुम लोग इस लड़की का बचाव कर रहे हो। यह एक नालायक बेटी है। जब इसका पति दिवालिया हो गया तो मैंने इसे गांव वापस आने के लिए कहा। इसने नहीं सुना और इसने अपनी मां को मारा और अपनी बेटी को लेकर भाग गई। आशा चीख पड़ी, उसकी आवाज भर्रा गई। मैंने मां को नहीं मारा। मैं गरीबी की वजह से नहीं भागी। मैं इसलिए भागी क्योंकि वह मुझे मारता था। मारना तो मर्दों का काम है। वह औरत चिल्लाई। उसकी आंखें लाल हो गईं। मैं तुम्हारे पिता के साथ 40 साल रही। मैंने सब सहा। और तू भागना चाहती है। तू खुद को बहुत होशियार समझती है। पूरी दुकान में सन्नाटा छा गया। रमेश अब और बर्दाश्त नहीं कर सका। वह आगे बढ़ा और आशा और उस औरत के बीच खड़ा हो गया। उसकी आवाज बर्फ जैसी ठंडी थी। आपको उसकी मां होने का अधिकार है, लेकिन आपको मेरी दुकान में किसी को गाली देने का अधिकार नहीं है। अगर आप दूसरों का सम्मान नहीं करती तो कृपया यहां से चली जाइए। उस औरत ने रमेश को घूरा और फिर आशा की ओर मुड़कर चीखी, मैं वापस आऊंगी। मैं तुझे शांति से नहीं रहने दूंगी। वह चली गई। उसकी ऊंची एड्डी की आवाज सड़क पर ऐसे पड़ रही थी जैसे आशा के दिल में कीलें ठोंकी जा रही हों। वह चुपचाप खड़ी रही। अपने कपड़े को इतनी जोर से पकड़े हुए थी कि उसकी उंगलियां सफेद हो गईं। रमेश ने उसे देखा, कुछ नहीं पूछा। वह बस रसोई में गया और एक कटोरी समुद्री शैवाल का सूप लाया। उसे मेज पर रखा। खा लो, फिर थोड़ा आराम कर लो। काम पड़ा रहने दो। आशा ने सूप के कटोरे को देखा। उसने उसे उठाया, लेकिन खाया नहीं। उसकी आंखों में आंसू भर आए और फिर वह सिसकने लगी। मुझे माफ कर दीजिए। मुझे नहीं पता था कि वह यहां तक पहुंच जाएंगी। यह आपकी गलती नहीं है, रमेश ने नरम आवाज में कहा। लेकिन अगर आप सब कुछ साफ साफ नहीं बताएंगी तो मुझे डर है कि और भी समस्याएं होंगी। आशा ने सिर हिलाया। कुछ देर की खामोशी के बाद उसने बताया कि वह कभी एक बड़े रेस्टोरेंट की डिप्टी शेफ थी, कि उसने एक आकर्षक लेकिन हिंसक आदमी से शादी की थी। जब वह व्यापार में असफल हो गया तो उसने उसे मारना, पीटना शुरू कर दिया। जब उसने अपने परिवार से मदद मांगी तो उसकी मां ने विश्वास नहीं किया और कहा कि एक अच्छी औरत वही होती है जो सहना जानती है। एक बारिश की रात, एक ऐसी पिटाई के बाद जिससे उसकी आंखें सूज गई थीं, वह अपनी बेटी को लेकर भाग गई और कभी वापस नहीं लौटी। मैं यह बताना नहीं चाहती थी, उसने कहा, क्योंकि मुझे डर था कि लोग सोचेंगे कि मैं झूठ बोल रही हूं। मुझे दया भरी नजरों से डर लगता था और खुद से भी डर लगता था, लेकिन अब मैं और नहीं भाग सकती। विक्रम चुपचाप बैठा था। फिर बोला, आप काफी समय तक भाग चुकी हैं। अब आपको खड़ा होना होगा। अगर कोई दुकान में हंगामा करने आता है तो हम उसे फिर से साफ कर लेंगे। उस शाम, जब ग्राहक कम थे, एक सभ्य दिखने वाला आदमी आया। उसने अपना परिचय एक रियलिटी टीवी शो के कर्मचारी के रूप में दिया, जो शहर में छिपे हुए रसोइयों को खोजता था। ऐसी जगहें जहां स्वादिष्ट भोजन और विशेष कहानियां हों। मैंने यहां के नींबू मुर्ग के बारे में सुना है, उसने कहा, और मुझे लगता है कि इस दुकान के माहौल और यहां के लोगों में कुछ बहुत वास्तविक है। हम आपको आने वाले एक एपिसोड में शामिल करना चाहते हैं। रमेश थोड़ा झिझका। उसे शोर शराबा पसंद नहीं था, लेकिन आशा और विक्रम ने एक दूसरे को देखा। उनकी आंखों में उलझन और उम्मीद का मिश्रण था।
रमेश ने कहा, मुझे सोचना होगा। यह सिर्फ खाना बेचने की जगह नहीं है। यह वह जगह है जहां हम फिर से जीना सीख रहे हैं। वह आदमी सिर हिलाकर अपना कार्ड छोड़कर चला गया। उस रात जब प्रिया सो चुकी थी, आशा बर्तन धो रही थी और विक्रम मेज साफ कर रहा था। रमेश हड्डी के सूप के पतीले के पास खड़ा था। उसकी आंखें खिड़की से बाहर गिर रही रात की ओस को देख रही थीं। उसने कहा नहीं, लेकिन वह समझ गया था कि एक नया तूफान आने वाला है। सड़क से नहीं, बल्कि दुकान के अंदर के 3 लोगों के अधूरे घावों से। एक अनचाहा भोजन तूफान ला सकता है, लेकिन अगर वे रसोई की आग को जलाए रख सकते हैं, तो शायद वे एक दूसरे को भी बनाए रख सकते हैं। और रमेश जानता था कि घर का स्वाद सिर्फ खाना पकाने की जगह नहीं है। यह धैर्य, दया और अंधेरे का सामना करने के साहस से टूटे हुए टुकड़ों को जोड़ने की जगह है। हफ्ते के बीच में एक सुबह शहर का आसमान हल्के गुलाबी रंग से चमक उठा। यह साफ रोशनी सिर्फ उन दिनों में दिखाई देती है जब धुआं और धूल कम होती है। घर का स्वाद के सामने सफेद पेंट वाला लकड़ी का बोर्ड, जिसके किनारे घिस चुके थे, हल्की हवा में धीरे धीरे हिल रहा था। रमेश दरवाजे के सामने खड़ा था। उसके हाथ में तुलसी के पत्तों का एक गुच्छा था जो उसने अभी अभी अपने कमरे की बालकनी से तोड़ा था। उसने आसमान की ओर देखा और अचानक उसे अपने मन में एक अजीब सी शांति महसूस हुई। लेकिन उस शांति में वह जानता था कि एक असाधारण दिन आने वाला है। कल शाम आशा ने देसी रसोई के सितारे कार्यक्रम के समूह के निमंत्रण पर हां कह दिया था। रमेश शुरू में झिझक रहा था, लेकिन जब उसने प्रिया को उत्साह से यह कहते सुना, अगर टीवी पर मां आएंगी तो मैं अपने दोस्तों को बताऊंगी, तो वह मना नहीं कर सका। यह दुकान अब सिर्फ उसकी नहीं थी। यह टूटे हुए लोगों को जोड़ने वाली जगह बन गई थी, जो घर वापस आने का रास्ता खोज रहे थे। आधिकारिक शूटिंग सुबह 9:00 शुरू हुई। 6 लोगों का एक समूह आया, 2 कैमरामैन, एक रिपोर्टर, एक सामग्री प्रभारी और 2 सहायक। उन्होंने कैमरे लगाए, एंगल चुने और रोशनी की जांच की। रमेश अपनी जानी पहचानी मेज के कोने में चुपचाप बैठा। अदरक काटते हुए कभी कभी कैमरे की ओर देख लेता था। उसे दिखावा पसंद नहीं था, लेकिन जब सब लोग तैयारी में व्यस्त थे, तो वह बीच में छोड़कर नहीं जा सकता था। रमेश चाचा, क्या हम पहले आपका साक्षात्कार ले सकते हैं? युवा रिपोर्टर ने मुस्कुराते हुए पूछा। उसके हाथ में एक छोटी नोटबुक थी। रमेश ने सिर हिलाया। पहले आशा दीदी से बात कर लीजिए। मैं रसोई में काम करता हूं, मुझे बात करना नहीं आता। आशा कैमरे के सामने खड़ी थी। उसके चेहरे पर थोड़ी घबराहट थी, लेकिन उसकी आंखें अभी भी चमक रही थीं। उसने नींबू मुर्ग के बारे में बताया, उस पहले झूठ मैलों के सूप के बारे में जो उसने यहां बनाया था, और उस सफर के बारे में जिसमें वह अपनी बेटी को लेकर हर जगह एक ऐसी सुरक्षित छत की तलाश में घूमी जहां वह बिना हवा के थपेड़ों या डांट फटकार के डर के सो सके। यह दुकान। आशा रुकी और रमेश की ओर देखा। यह पहली जगह है जहां मुझे सुना गया, न कि परखा गया। कैमरा रमेश की ओर घूमा। वह अभी भी काम में लगा हुआ था, लेकिन उसके हाथ रुक गए थे। उस पल में रसोई की सारी आवाजें पीछे चली गईं। सिर्फ वह आवाज बची थी जो कोमल थी, लेकिन दिल की गहराई तक छू रही थी। इसके बाद विक्रम की बारी थी। उसने अपनी गलती के बारे में बताया, उन भटके हुए सालों के बारे में, और इस बारे में कि कैसे शुरू से फिर से शुरू करना दूसरों से माफी मांगने के लिए नहीं, बल्कि खुद को माफ करना सीखने के लिए था। मैं कभी बड़ी रसोइयों में काम करता था, जहां मुझे शानदार व्यंजन बनाने के लिए पैसे मिलते थे,
विक्रम ने कहा। उसकी आंखें सीधे लेंस में देख रही थीं। लेकिन सिर्फ यहीं आकर मैंने समझा कि स्वादिष्ट भोजन वह होता है जो कृतज्ञता के साथ पकाया जाता है। शूटिंग देर शाम तक चली। फिल्म बनाने वाले समूह ने एक साथ भोजन करने का एक दृश्य बनाने का सुझाव दिया। रमेश अभिनय नहीं करना चाहता था, लेकिन अंत में उसने हाँ कह दी। उसने नींबू मुर्ग बनाया, आशा ने काली मिर्च वाली मछली करी और विक्रम ने सलाद और चटनी तैयार की। 3 लोग और एक बच्चा एक छोटी मेज के चारों ओर बैठे, खाते और बात करते हुए। कोई स्क्रिप्ट नहीं, कोई रोशनी नहीं, सिर्फ चम्मचों की आवाज और सच्ची हंसी थी। भोजन के बाद पूरी टीम ने अपना सामान समेटा और वादा किया कि यह एपिसोड अगले हफ्ते प्रसारित होगा। हमें लगता है कि दुकान की कहानी बहुत से लोगों को छुएगी। उस शाम अप्रत्याशित रूप से बहुत सारे ग्राहक आए। किसी ने कहा कि वह पास से गुजर रहा था और पीली रोशनी को इतना औबून देखा कि रुक गया। किसी ने कहा कि उसने नींबू मुर्ग के बारे में सुना है और किसी ने चुपचाप एक कटोरी चावल खाया और एक छोटे से कागज पर लिखा हुआ छोड़ गया। मुझे यादों वाला भोजन देने के लिए धन्यवाद। रमेश को अब अजनबियों को उनकी कहानी से भावुक होते देखने की आदत होने लगी थी। लेकिन जिस चीज ने उसका ध्यान ज्यादा खींचा वह थी गली के कोने में खड़ी एक काली कार। वह कार लगातार कुछ दिनों तक दिखाई दी। उसका नंबर प्लेट साफ नहीं था और कोई उससे नीचे नहीं उतरता था। हर बार जब वह वहां होती तो रमेश एक आदमी को पास में सिगरेट पीते हुए देखता, जिसकी आंखें दुकान पर, खासकर आशा की ओर टिकी होती थीं। रमेश ने इस पर ध्यान दिया। वह आशा की मां के हंगामे के बाद से ज्यादा सतर्क हो गया था। एक शाम जब दुकान अभी अभी बंद हुई थी, तो वह आशा के साथ रसोई में बैठा और सीधे पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हारे पूर्व पति को इस जगह के बारे में पता चल गया है? आशा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसकी आंखें नीचे झुक गईं। हो सकता है, मुझे यकीन नहीं है, लेकिन कुछ दिन पहले प्रिया ने कहा था कि एक अजनबी ने उससे पूछा था कि क्या उसका नाम प्रिया है। यह बात पहले क्यों नहीं बताई? मुझे डर था कि आप चिंता करेंगे। और हो सकता है कि ऐसा न हो। विक्रम ने सब कुछ सुन लिया था। उसने अपना चाकू नीचे रखा और बीच में बोला, कल से मैं प्रिया को स्कूल छोड़ने और लेने जाऊंगा। मैं घुमावदार रास्ते से जाऊंगा ताकि देख सकूं कि कोई पीछा कर रहा है या नहीं। रमेश ने सिर हिलाया और फिर कुछ देर सोचता रहा। शायद हमें तैयार रहना चाहिए। अगर वह सच में आता है तो हमें असहाय नहीं होना चाहिए। आशा ने अपने सामने 2 आदमियों को देखा, एक जिसने उसे बारिश में बचाया था और दूसरा जिसने गलती की थी लेकिन अब पूरे धैर्य के साथ सब कुछ सुधार रहा था। उसे अपने सीने में एक घुटन महसूस हुई और फिर उसने धीरे से कहा, अगर ऐसा होता है तो मैं अब और नहीं भागूंगी। मैं थक गई हूं। मैं सामना करना चाहती हूं, चाहे कोई भी हो, चाहे कुछ भी हो। इसे रुकना होगा। मेरे पास प्रिया है, मेरे पास यह जिंदगी है। अगले दिन आशा ने अपने बाल छोटे कटवा लिए। उसने कहा कि वह एक नए इंसान के रूप में शुरू करना चाहती है। प्रिया ने अपनी मां को अजीब देखा और फिर चिल्लाई, मां कार्टून की हीरोइन जैसी लग रही हैं, और फिर खिलखिलाकर हंस पड़ी। रसोई में सब कुछ नियमित रूप से चल रहा था। चाकू, छुरी की आवाज, उबलते सूप की आवाज, ऑर्डर की आवाज। लेकिन उस शांति के नीचे तीनों जानते थे कि अगली चुनौती चावल के कटोरे या सूप में नहीं है। वह बाहर है, जहां काली कार में बैठे आदमी की परछाई कभी कभी दिखाई देती थी। यह याद दिलाते हुए कि अतीत आसानी से पीछा नहीं छोड़ता। लेकिन इस बार वे अकेले नहीं थे और इसने इंतजार को कम डरावना बना दिया था, क्योंकि रोशनी कैमरे के लेंस से छनकर आने लगी थी
और उन अंधेरे कोनों में भी घुस रही थी जिन्हें वे हमेशा के लिए छिपाना चाहते थे। रात में शहर कभी पूरी तरह शांत नहीं होता। गलियां चुपचाप नमी छोड़ती हैं। पीली रोशनी सड़क पर चमकती औस पर फैल जाती है। घर का स्वाद की छोटी सी रसोई में प्याज के दलिया की महक अभी भी फैली हुई थी और धोने वाले टब में चम्मचों के टकराने की आवाज ही एकमात्र ध्वनि थी। विक्रम अभी अभी धोए हुए बर्तनों को सुखा रहा था। रमेश दरवाजे के पास एक लकड़ी के स्टूल पर गहरी सोच में बैठा था और आशा एक लंबे दिन के बाद प्रिया को एक शांत लोरी गाकर सुला रही थी, जो बारिश के बाद की ठंडी हवा की तरह कोमल थी। कोई दोपहर से दुकान पर नजर रख रहा है, विक्रम ने धीमी आवाज में कहा, जो बस सुनाई दे। रमेश ने उसकी ओर नहीं देखा, लेकिन पानी का गिलास पकड़े हुए उसका हाथ अचानक रुक गया। वही आदमी जो पहले था। चेहरा साफ नहीं था, लेकिन कद काठी वैसी ही थी। गाड़ी वही काली कैमरी थी। इस बार एक और आदमी था। छोटा और चेहरे पर दाग थे। वे सड़क के उस पार खड़े होकर पूरी दोपहर दुकान की ओर देखते रहे। जब मैंने सीधे उनकी ओर देखा तो वे गायब हो गए। रमेश विक्रम की ओर मुड़ा। वे इस दुकान को अच्छी तरह जानते हैं। आशा के आने जाने का समय और प्रिया के स्कूल का रास्ता भी। विक्रम ने सिर हिलाया। उसकी आंखें गंभीर हो गईं। मुझे लगता है कि हमें आशा को बताना चाहिए और शायद पुलिस को भी सूचित करना चाहिए। रमेश उठकर अंदर चला गया। आशा प्रिया को कंबल ओढ़ा रही थी, इतनी सावधानी से जैसे कि वह बच्चा एक छोटी मोमबत्ती हो जिसे जीवन की हर हवा से बचाने की जरूरत हो। जब रमेश अंदर आया तो वह मुड़ी। उसकी आंखों में थकान थी। मुझे पता है, उसने रमेश के कुछ कहने से पहले ही कह दिया। वह वही है। तुम्हें यकीन है? रमेश ने यह नहीं पूछा कि तुम्हें कैसे पता। आशा की आंखों ने सब कुछ कह दिया था। वह महिला सिर्फ अतीत से नहीं भाग रही थी। वह हर दिन उसके वापस आने के डर में जी रही थी। तुम्हें क्या लगता है वह क्या करेगा? रमेश ने पूछा। आशा ने अपनी मुट्ठी भींच ली। उसे प्रिया नहीं चाहिए। वह बस मुझे अपमानित करना चाहता है। उसने एक बार कहा था, अगर तूने मुझे छोड़ने की हिम्मत की तो मैं तुझे जीने नहीं दूंगा। विक्रम दरवाजे के बाहर खड़ा सब सुन रहा था। वह अंदर आया। उसकी आंखों में दृढ़ता थी। अगर वह आता है तो मैं उसे इस दुकान में किसी को भी छूने नहीं दूंगा। आपको ऐसा करने की जरूरत नहीं है, आशा ने कहा। उसकी आवाज थोड़ी कांप रही थी। मैं अब और हिंसा नहीं चाहती। हम लड़ने की बात नहीं कर रहे हैं, रमेश ने धीरे से कहा। हम सही तरीके का इस्तेमाल करेंगे, समझदारी से, कानूनी तौर पर। लेकिन अगर जरूरत पड़ी तो मैं सबसे आगे खड़ा होऊंगा। अगली सुबह रमेश ने थाने जाकर रिपोर्ट दर्ज कराई। उसने उस अजीब कार और संदिग्ध निगरानी के बारे में बताया। अधिकारी ने सुना, सारी जानकारी लिखी और फिर सिर हिलाया। हम निगरानी के लिए किसी को भेजेंगे, लेकिन अगर कोई आपात स्थिति हो तो तुरंत 113 पर फोन करें। अभी हस्तक्षेप करने के लिए कोई स्पष्ट सबूत नहीं है। दुकान लौटकर रमेश ने देखा कि आशा प्रिया को अक्षर सिखा रही है। वह बच्ची ध्यान से हर अक्षर लिख रही थी। कभी कभी अपनी मां से फुसफुसाकर पूछती, मां, क्या यह अक्षर माम जैसा दिखता है? विक्रम काउंटर पर चुपचाप खड़ा था। उसकी आंखें उन मां बेटी की हर हरकत पर थीं। उसने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखों में एक शांत चिंगारी थी। उस व्यक्ति की भावना जिसने सब कुछ खो दिया था और अब एक छोटे से परिवार को डर पर काबू पाते देख रहा था। दोपहर में दुकान अभी भी भरी हुई थी। कोई मछली और अचार के सूप के लिए आया, कोई नींबू मुर्ग के लिए।
एक पुराने ग्राहक ने चुपचाप एक छोटा लिफाफा छोड़ा जिस पर लिखा था, अगर कुछ हो तो मुझे फोन करना। मैं एक वकील हूं। देसी रसोई के सितारे। कार्यक्रम के प्रसारण के बाद सोशल मीडिया ने इस छोटी सी दुकान की कहानी को शहर के बीच एक चमत्कार की तरह फैला दिया था। लेकिन चमत्कार बुराई को रोकने के लिए काफी नहीं था। उस रात जब दुकान अभी अभी बंद हुई थी, तो दरवाजे के ठीक सामने एक गाड़ी के इंजन की आवाज गूंजी। एक काली कैमरी दुकान के सामने आकर रुकी। दो आदमी नीचे उतरे। एक लंबा और गोरा, जिसकी आंखें ठंडी थीं। दूसरा छोटा, जिसके चेहरे पर दाग थे और हाथ में जलती हुई सिगरेट थी। आशा वहीं जम गई। उसका चेहरा पीला पड़ गया। यह वही है। लंबा आदमी आगे बढ़ा, किसी और को देखे बिना सीधे आशा की ओर इशारा किया। बाहर निकल। तू सोचती है कि तू मुझसे हमेशा बच सकती है। रमेश आशा के सामने आ गया। तुम यहां अंदर नहीं आ सकते। यह एक ढाबा है, लड़ाई की जगह नहीं। उस आदमी ने हंसकर कहा, मैं अपनी पत्नी से बात कर रहा हूं, तुझसे नहीं। हट जा। विक्रम आगे बढ़ा, शांत स्वर में। आप एक महिला को धमका रहे हैं। यहां सुरक्षा कैमरे लगे हैं। मैंने पुलिस को फोन कर दिया है। कर दे फोन। वह आदमी चीखा, मुझे डर नहीं लगता। यह औरत मेरी कर्जदार है। यह मेरी पत्नी है। मेरी बेटी है। मेरा अधिकार है। आशा चीख पड़ी। आंसू बह निकले। मैं अब तुम्हारी पत्नी नहीं हूं। मैंने 3 साल पहले तलाक ले लिया था। मेरे पास कागज हैं और प्रिया कोई वस्तु नहीं है। तू सोचती है कि उस कागज की कोई कीमत है। वह आदमी आशा का हाथ पकड़ने के लिए आगे बढ़ा। रमेश ने तुरंत उसे रोका। उसे धक्का दिया, निकल जाओ यहां से, इससे पहले कि तुम कुछ ऐसा करो जिसका तुम्हें पछतावा हो। एक सायरन की आवाज गूंजी। दो स्थानीय पुलिसकर्मी सही समय पर पहुंचे और तेजी से आगे बढ़े। यहां क्या हो रहा है? एक ने पूछा। दाग वाले चेहरे वाले आदमी ने बहस करने की कोशिश की, लेकिन लंबा आदमी पीछे हट गया। कुछ नहीं, हम बस अपने परिवार के सदस्य को वापस लेने आए थे। पुलिसकर्मी ने आशा से पूछा, क्या आप पुष्टि करती हैं कि यह आपके परिवार का सदस्य है? आशा ने साफ साफ कहा, नहीं, यह मेरा पूर्व पति है। मैंने तलाक ले लिया है। मेरे पास कागज हैं और मैं कानूनी रूप से रह रही हूं। यह व्यक्ति मुझे कई दिनों से धमका रहा है और मेरा पीछा कर रहा है। कैमरे की फुटेज और तलाक के कागजात की जांच के बाद पुलिस ने दोनों आदमियों को उस क्षेत्र से जाने के लिए कहा और उपद्रव करने के लिए एक रिपोर्ट दर्ज की। ले जाए जाने से पहले उस आदमी ने पीछे मुड़कर देखा। उसकी आंखों में आग थी। मैं वापस आऊंगा, रमेश ने ठंडे स्वर में जवाब दिया, और अगली बार कानून तुम्हें दरवाजे में घुसने से पहले ही पकड़ लेगा। जब काली कार गायब हो गई तो आशा घुटनों के बल गिर पड़ी। उसके कंधे कांप रहे थे। प्रिया उस समय तक जाग चुकी थी। वह दौड़कर अपनी मां से लिपट गई। मां, आप क्यों रो रही हैं? क्या किसी ने आपको चोट पहुंचाई? आशा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। आंसू बह रहे थे। नहीं बेटा, मुझे चोट नहीं लगी। मैं ठीक हूं। रमेश ने यह दृश्य देखा। उसकी मुट्ठी भींची और फिर ढीली पड़ गई। वह जानता था कि एक अंधकारमय अध्याय समाप्त हो गया है, लेकिन इससे भी महत्वपूर्ण बात यह थी कि वे पीछे नहीं हटे। उन्होंने सामना करने की हिम्मत की थी। उस रात तीनों बड़े एक साथ बैठे। ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस चूल्हे की आग की चट चट की आवाज थी। विक्रम ने चाय डाली। रमेश ने एक गर्म पानी का केतली रखा और आशा ने अपना सिर उसके कंधे पर टिका दिया। उसकी आंखें बंद थीं। प्रिया उसकी गोद में सो रही थी। महीनों बाद पहली बार
वे वहां एक परिवार की तरह बैठे थे, बिना किसी बंधन के, बिना किसी रिश्ते के, बस एक गर्म दिल और इतनी शांति कि एक बच्चा बिना चीखों के सपने देख सके। अगली सुबह सूरज सामान्य से देर से निकला, या शायद इसलिए कि एक तूफानी रात के बाद सब कुछ भारी और धीमा हो गया था। घर का स्वाद की रसोई के अंदर सब कुछ अपनी जगह पर था। लंबी लकड़ी की मेज, धुएं से सना हुआ गैस स्टोव, शेल्फ पर करीने से रखे मसालों के जार, लेकिन लोगों के दिलों में कुछ ऐसा था जो अभी अभी हटा था, जैसे एक अदृश्य बंधन आखिरकार खुल गया हो। आशा जल्दी उठी। वह शीशे के सामने खड़ी हुई, अपने चेहरे को ध्यान से देखा। देर रात तक जागने से उसकी त्वचा सांवली हो गई थी। आंखों के नीचे के काले घेरे अभी तक नहीं गए थे, लेकिन उसी शीशे में उसने एक अलग नजर देखी, शांत। अब डर नहीं था। प्रिया अभी भी अंदर छोटे से बिस्तर पर सो रही थी। उसने अपनी बेटी के माथे पर एक हल्का चुंबन दिया और बाहर निकल गई। विक्रम न जाने कब से वहां था। वह मूली छील रहा था, इतनी सावधानी से जैसे कोई पहली बार रसोई में आया हो। जब उसने आशा को देखा तो वह बिना कुछ कहे मुस्कुराया। वह मुस्कान आशा को यह बताने के लिए काफी थी कि वह अकेली नहीं है। रमेश पीछे से आया। उसकी शर्ट सुबह की बाजार यात्रा के पसीने से अभी भी गीली थी। वह हरी भरी सब्जियों का एक गुच्छा और एक थैली में ताजी हड्डियां लाया था। किसी ने नहीं पूछा कि वह रात को सोया था या नहीं, क्योंकि वे जानते थे कि वह जागा हुआ था। लेकिन रमेश हमेशा की तरह ज्यादा बात करना पसंद नहीं करता था। उसने बस थैली आशा को दी और संक्षेप में कहा, आज का सूप बना लो। कुछ देर बाद आशा का फोन बजा, एक अनजान नंबर से। वह झिझकी और फिर फोन उठाया। एक महिला की आवाज आई, विनम्र और कोमल। नमस्ते बहन जी, मैं रसोई के रखवालों की कहानी कार्यक्रम की संपादक हूं, घर का स्वाद पर पिछला एपिसोड बहुत सकारात्मक प्रतिक्रिया मिली। संपादकीय टीम आपको और आपके दो साथियों को एक विशेष एपिसोड में आमंत्रित करना चाहती है, जहां पात्र अपनी कहानियों को और गहराई से साझा कर सकते हैं और अपने सफर का प्रतिनिधित्व करने वाला एक व्यंजन बना सकते हैं। हम सभी खर्चों का वहन करेंगे। आपका क्या विचार है? आशा हैरान रह गई। उसने कभी नहीं सोचा था कि वह एक अकेली मां, जो कभी सड़कों पर भटकती थी, एक दिन उसे टेलीविजन पर बुलाया जाएगा। अपनी बदनामी के लिए नहीं, बल्कि प्रेरणा देने के लिए। वह रमेश और विक्रम की ओर मुड़ी। वे हम तीनों को टेलीविजन पर बुलाना चाहते हैं, एक विशेष एपिसोड के लिए। विक्रम रुक गया। क्या हम अभी भी प्रेरणा दे सकते हैं? रमेश की आवाज अभी भी गंभीर थी, लेकिन इस बार उसने मना नहीं किया। अगर यह कहानी किसी को अंधेरे से बाहर निकलने की हिम्मत देती है, तो इसे सुनाया जाना चाहिए। रिकॉर्डिंग एक छोटे लेकिन आरामदायक स्टूडियो में हुई, जिसे एक पारिवारिक रसोई के माहौल की तरह बनाया गया था। दीवार पर बड़े बूढ़े रसोइयों की काली सफेद तस्वीरें लटकी थीं, जिनकी झुर्रीदार हाथों में अभी भी पेशेवर आग थी। स्टूडियो के बीच में एक गोल मेज पर सामग्री रखी हुई थी, नींबू की पत्तियां, अदरक, ताजी मछली, पालक और एक छोटा सा चटनी का जार। उन्हें एक साथ एक यादगार व्यंजन पकाने के लिए कहा गया था। रमेश ने कहा, मिश्रित सब्जी की करी और काली मिर्च वाली मछली। विक्रम ने सिर हिलाया, सादा लेकिन स्वाद से भरपूर। आशा ने जोड़ा, और प्याज का दलिया, बीमार से उठे व्यक्ति का भोजन। जैसे हम संकट के बाद पूरी रिकॉर्डिंग के दौरान वे पकाते और साझा करते रहे। रमेश ने अपने पिता के बारे में बताया, जो जल्दी गुजर गए। उस ढाबे के बारे में
जो कभी उसकी मां का था और एक रात आग में जल गया। विक्रम ने अपनी असफलताओं, उन प्रलोभनों के बारे में बताया जिन्होंने उसे भटका दिया, और कैसे वह एक बार भूखे होने पर रमेश के पहले हाथ मिलाने से वापस आया। आशा ने पहली बार कैमरे के सामने अपनी मां के बारे में बताया, जिसने उसे कभी नहीं समझा, उस पति के बारे में जो हर नुकसान पर मुक्का मारता था, और उस पहली रात के बारे में जब उसने अपनी बेटी को अस्पताल के छज्जे के नीचे गले लगाया था। लेकिन मैं अब उन्हें दोष नहीं देती, उसने कहा। उसकी आंखों में आंसू नहीं थे। अगर वे घाव न होते तो शायद मुझे यह रसोई न मिलती और मैं माफ करना न सीखती। रिकॉर्डिंग समाप्त हुई। पूरे स्टूडियो ने तालियां बजाईं। निर्देशक ने कहा, हमें और अभिनेताओं की जरूरत नहीं है, हमें बस आप जैसे सच्चे लोगों की जरूरत है। उस शाम दुकान लौटकर उन्होंने देखा कि दरवाजे पर कोई इंतजार कर रहा है। एक बूढ़ी महिला, जिसका शरीर कठिनाइयों से गुजरा हुआ लग रहा था, पुराने ऊनी कपड़े पहने, हाथ में एक टोकरी लिए, कांपते हुए पैरों से पास आई। मां, वह बूढ़ी महिला ऊपर देखी। यह वही मां थी जिससे वह सोचती थी कि वह कभी नहीं मिलेगी। उसका चेहरा यादों से ज्यादा बूढ़ा लग रहा था। उसकी आंखों में अब वह कठोरता नहीं थी जो उनकी आखिरी मुलाकात में थी। मैंने कार्यक्रम देखा, उन्होंने कहा। उनकी आवाज भावनाओं से भर्रा गई थी। मैंने नहीं सोचा था कि तुमने इतना कुछ सहा है, मुझे माफ कर दो। आशा रो पड़ी। उसने कुछ नहीं कहा, बस दौड़कर अपनी मां को कसकर गले लगा लिया। विक्रम रमेश के पास खड़ा था और धीरे से सांस ली। एक दिन आता है जब लोग समझने के लिए वापस आते हैं, दोष देने के लिए नहीं। विक्रम ने कहा, कभी कभी जो पीछे रह जाते हैं उन्हें भी माफी की जरूरत होती है। रमेश ने जवाब दिया। वह बूढ़ी महिला उस रात दुकान पर रुकी। 10 साल बाद मां बेटी के बीच पहले भोजन में सिर्फ सफेद चावल, मछली करी और उबली हुई सब्जियां थीं, लेकिन उनके लिए यह जीवन का सबसे स्वादिष्ट भोजन था। विक्रम ने अपनी मां को गांव में फोन किया। उसने ज्यादा कुछ नहीं कहा, बस इतना कहा कि मैं ठीक हूं, मैं एक अच्छी जगह, अच्छे लोगों के साथ काम कर रहा हूं। उसकी मां दूसरी तरफ से रो पड़ी और बोली, पिताजी की बरसी पर घर आना। बेटा, रमेश ने बर्तन धोने के बाद बाहर सीढ़ियों पर बैठ गया। उस रात शहर में ज्यादा शोर नहीं था। उसने अपना फोन निकाला और अपनी पूर्व प्रेमिका का एक पुराना संदेश खोला, जिसने कभी कहा था कि उसे अपने लिए जीना चाहिए, न कि अतीत में फांसे रहना चाहिए। पहली बार उसने जवाब दिया, धन्यवाद, मुझे मेरा असली परिवार मिल गया है। रिश्तों के नाम की जरूरत नहीं, बस रसोई जलती रहनी चाहिए। उस रात घर का स्वाद सिर्फ एक ढाबा नहीं रह गया था। यह उन लोगों के लिए एक नई शुरुआत की जगह थी जिन्होंने सोचा था कि उन्होंने सब कुछ खो दिया है। हर किसी का एक अतीत था, एक घाव, सुधारने के लिए कुछ। लेकिन वे रुके, उन्होंने प्यार किया और वे अंधेरे से गुजर गए। टीवी कार्यक्रम की जरूरत नहीं, दर्शकों की वाहवाही की जरूरत नहीं, बस जब कोई दरवाजा खोलकर अंदर आए तो उसे एक कटोरी गर्म चावल, एक मुस्कान और एक छोटा सा सवाल मिले, आज ठीक हो। इतना ही काफी था, क्योंकि कभी कभी रोशनी शानदार मंचों से नहीं, बल्कि छोटी रसोइयों से आती है। उन हाथों से जो कभी कांपते थे लेकिन अब फिर से स्थिर हो गए हैं। टेलीविजन की हलचल और तनावपूर्ण मुलाकातों के बाद घर का स्वाद धीरे धीरे अपनी सामान्य लय में लौट आया। लेकिन पहले के विपरीत यह अब सिर्फ एक छोटी सी गली में छिपा हुआ आम ढाबा नहीं था, बल्कि एक सच्चा घर था, जहां टूटे हुए लोगों ने एक दूसरे को पाया
और अपने जीवन के टुकड़ों को फिर से जोड़ा। आशा जल्दी उठी, उस अलार्म घड़ी से भी पहले जो हर दिन 5:30 बजती थी। वह प्रिया के बिस्तर के पास से दबे पांव गुजरी, जहां वह बच्ची अभी भी गहरी नींद में थी। उसका चेहरा शांत था और उसके छोटे हाथ उस पुराने टेडी बियर को पकड़े हुए थे जो कल एक ग्राहक ने उसे दिया था। बाहर अभी अभी सुबह हुई थी। ओस की बूंदें अभी भी आंगन के कोने में रखे केले के पत्ते पर थीं। आशा छज्जे पर निकली और उसी पुरानी सीढ़ी पर बैठ गई जहां वह पहली रात बैठी थी जब रमेश ने उसे रहने दिया था। यह वही जगह थी जहां उसने अपनी बेटी को बारिश से बचाने के लिए गले लगाया था, जहां उसने अतीत द्वारा पीछा किए जाने पर चुपचाप आंसू पोंछे थे। और आज उसी जगह पर वह शांति से सांस ले सकती थी। उसे अपना मन देर से आई बसंत की तरह महसूस हो रहा था, शांत और उज्ज्वल। रमेश धुएं वाली कॉफी के एक कप के साथ बाहर आया और उसे एक गिलास गर्म दूध दिया। रात को नींद आई? उसने पूछा, उसके बगल में बैठते हुए। अच्छी नींद आई, आशा ने सिर हिलाया, गिलास को कसकर पकड़े हुए। मैंने सपना देखा कि माँ केले के पकौड़े बना रही हैं और पूरा परिवार एक साथ खा रहा है। माँ ने मुझे डांटा भी क्योंकि मैंने 3 खा लिए थे। रमेश धीरे से हंसा। यह एक सुखद सपना था। हाँ, सपने में ही सही। ऐसा लगा जैसे मैं फिर से जी उठी। रसोई से विक्रम ने हल्का संगीत बजाया, एक पुरानी गायिका की आवाज जिसे वे तीनों जानते थे। संगीत बस इतना था कि वह गली के कोने में लगे इमली के पेड़ पर हवा की सरसराहट को दबा न सके। प्रिया उठी, आंगन में दौड़ी। अभी भी नींद में थी, लेकिन जब उसने अपनी माँ और रमेश चाचा को वहां बैठे देखा तो मुस्कुरा दी। वह अपनी माँ की गोद में बैठ गई, अपना सिर आशा के कंधे पर रगड़ते हुए। मान, आज हम अंडे वाली रोटी खाएंगे। मुझे अपनी क्लास की दोस्त की तरह खाना है। आशा ने सिर हिलाया, अपनी बेटी के माथे पर एक हल्का चुंबन दिया। तो आज माँ तुम्हारे लिए मुंबई की सबसे अच्छी रोटी बनाएगी। रमेश उठकर रसोई में 3 हिस्से बनाने चला गया। मैं भी बावर्ची आशा की रोटी आजमाना चाहता हूं। दिन बहुत ही सादगी भरी गर्मजोशी के साथ बीता। पुराने ग्राहक आते रहे, कोई सिर्फ एक भावुक वीडियो के लिए धन्यवाद कहने आया, कोई जिज्ञासावश दोस्तों को लेकर आया। लेकिन ऐसा लगता था कि सभी में एक बात समान थी, वे आते थे और जल्दी जाना नहीं चाहते थे। मीडिया के छात्रों का एक समूह संकट के बाद पुनरुत्थान पर अपने प्रोजेक्ट के लिए फुटेज लेने की अनुमति मांगने आया। वे पूरी दोपहर बस यह देखने के लिए बैठे रहे कि कैसे रमेश सूप में मसाले डालता है, कैसे विक्रम एक नए कर्मचारी को प्याज और लहसुन भूनने के तरीके सिखाता है, और कैसे आशा प्रिया को अपनी बनाई एक कहानी से सुलाती है। एक छात्रा ने नम आंखों से कहा, मुझे लगा कि ऐसी कहानियां सिर्फ फिल्मों में होती हैं, लेकिन पता चला कि अच्छाई अभी भी जीवित है। बस उसे खोजने के लिए एक लंबा सफर तय करना पड़ता है। विक्रम को अपनी मां का फोन आया। इस बार सिर्फ पिताजी की बरसी पर घर आने का निमंत्रण नहीं था, बल्कि यह सलाह भी थी कि अपने दोस्तों को भी साथ लाना। मां देखना चाहती हैं कि तुम्हारे साथ रसोई में कौन खड़ा होता है। उसने सिर हिलाया। बहुत समय बाद उसे अपना मन इतना हल्का महसूस हुआ था। और रमेश, एक अचानक आई बारिश की दोपहर के बाद उसने अपनी पूर्व प्रेमिका को संदेश भेजने का फैसला किया। संदेश सादा था, मैं ठीक हूं, तुम सही थीं। अपने दोस्त को माफ करना जीवन का सबसे मुश्किल व्यंजन है, लेकिन अब मैं सब कुछ शुरू से चखना सीख रहा हूं। संदेश का कोई जवाब नहीं आया, लेकिन इसकी जरूरत भी नहीं थी। एक स्वादिष्ट भोजन दिखाने के लिए नहीं, बल्कि पोषण के लिए होता है। शाम को जब दुकान साफ हो चुकी थी, आखिरी ग्राहक जा चुका था।
तीनों एक साथ बैठे, जैसे एक अनकहा अनुष्ठान हो। मेज पर 3 कप गर्म चाय, एक प्लेट फल और ग्राहकों की सुझाव पुस्तिका थी, जो अब हाथ से लिखे सच्चे शब्दों से भरी हुई थी। शायद, आशा ने कहा। उसकी आंखें छत के बीच लटकी पीली रोशनी पर थीं। हमें अपने जैसे लोगों के लिए खाना पकाने की कक्षाएं शुरू करनी चाहिए। विक्रम मुड़ा। यह एक अच्छा विचार है। जो टूट चुका है वही समझता है कि टूटे हुए को क्या चाहिए। रमेश ने सिर हिलाया। कुछ भी बड़ा करने की जरूरत नहीं, बस उन्हें एक ऐसा भोजन पकाना सिखाना है जिसमें आंसुओं का नमक न हो। तीनों कुछ देर चुप रहे। फिर प्रिया कमरे से बाहर आई। हाथ में एक चित्र था। चित्र में एक छोटा सा घर था, जिसमें एक हरा इमली का पेड़, एक ढाबा, 3 बड़े और एक बच्चा बीच में खड़ा मुस्कुरा रहा था। मैंने हमारा घर बनाया है, प्रिया ने मासूमियत से कहा। माँ खाना बनाने वाली हैं, विक्रम चाचा सब्जियां काटने वाले हैं और रमेश चाचा रसोई की देखभाल करने वाले हैं। आशा ने अपनी बेटी को गले लगा लिया। उसकी आंखें नम हो गईं। विक्रम उठा और उस चित्र को मसालों की अलमारी के पास दीवार पर लगा दिया, जैसे एक विशेष प्रमाण पत्र हो, बिना फ्रेम के, बिना पदक के। और फिर वे उस छोटी रसोई की कोमल रोशनी में एक साथ बैठे। न तो अतीत का बोझ, न ही डर का साया, बस एक नया मौसम आ रहा था। वह मौसम जिसमें तूफान के बाद बचे हुए लोग आखिरकार पुरानी सीढ़ी पर एक कली को खिलते हुए देखते हैं, क्योंकि हर अंधेरी चीज आखिरकार चली जाएगी। और अगर विश्वास है, अगर वापस आने के लिए कोई जगह है, तो हर दिल, चाहे वह कितना भी टूटा हो, ठीक हो सकता है। उस गर्म रसोई में, उस छोटे से छज्जे के नीचे, एक परिवार चुपचाप बढ़ रहा था। खून के रिश्ते की जरूरत नहीं, बस भरपूर प्यार की जरूरत थी। उस साल वसंत में, जब शहर धूप से नहाया हुआ था, लोग एक दूसरे को एक छोटी सी दुकान के बारे में बताते थे, जहां उन लोगों ने, जिन्होंने सब कुछ खो दिया था, फिर से एक भोजन पकाना, मुस्कुराना और अपने ही हाथों से उठकर आगे बढ़ना सीखा था। सुनने के लिए, समय देने के लिए धन्यवाद। अगर आपको वीडियो की सामग्री सार्थक लगी, तो लाइक, शेयर या नीचे एक टिप्पणी छोड़ने में संकोच न करें। आपके हर सुझाव, हर भावना हमारे लिए अगले वीडियो को बेहतर बनाने की प्रेरणा होगी। अगले वीडियो में आपसे फिर मिलेंगे।